नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि जो मनुष्य होता है उस मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और आगे के कुछ जो वीडियो आएंगे वो आपके श्वसन तंत्र से ही संबंधित होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मानव का श्वसन तंत्र होता है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि श्वसन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? श्वसन के बारे में। सबसे पहले श्वसन को समझते हैं। श्वसन क्या है? देखो दोस्तों, श्वसन क्या है, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था किससे संबंधित? वो पढ़ा था हमने पाचन तंत्र से। और हमने देखा था कि जो पाचन तंत्र होता है उससे हमें क्या मिलता है, जो हम पाचन तंत्र के द्वारा भोजन खाते हैं उस भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। उससे क्या मिलती है? ऊर्जा। लेकिन ये जो ऊर्जा होती है ये पाचन तंत्र के द्वारा मुक्त नहीं की जाती हैं। पाचन तंत्र के द्वारा क्या होता है कि भोजन है इसका पाचन होता है और पाचन के बाद में इसको क्या किया जाता है? रक्त में डाल दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे एमिनो अम्ल हो गए, जैसे आपके फैटी एसिड हो गए, इन सबको कहाँ डाल दिया जाता है? रक्त में डाल दिया जाता है। और रक्त में जाने के बाद में कैसे इनसे ऊर्जा निकलती है, उनसे ऊर्जा निकलवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर जिसे हम श्वसन समझते हैं वो हम यही समझते हैं कि श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, यही श्वसन है। लेकिन वास्तव में जो श्वसन है, वास्तविक रूप से जो श्वसन की प्रक्रिया है वो यह नहीं है। वास्तविक रूप से श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहां पर होती है? कोशिका में होती है। कहां पर संपन्न होती है? कोशिका में संपन्न होती है। जैसे मान लो ये एक कोशिका है और इस कोशिका में एक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, यह इसका केंद्रक है। तो जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें क्या होता है? यहां से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। और वो ऊर्जा होती है वो किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में। किस रूप में निकलती है? एटीपी। और इसी कारण से ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहते हैं। क्योंकि भाई यहां पर क्या निकलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा कौन से रूप में? जैसे हमारे पास धन होता है, लेकिन वो धन किस रूप में होता है? सबके पास किस रूप में पाया जाता है? रुपए के रूप में ये धन पाया जाता है। तो जैसे हमारी ऊर्जा है, शरीर में जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में पाई जाती है? वो एटीपी के रूप में पाई जाती है। अब ये जो ऊर्जा है ये आई कहां से है? ये मिलेगी हमें साधारणतया या सामान्यतः ग्लूकोज से। किससे प्राप्त होगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज से कैसे मिलेगी? ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का क्या किया जाएगा? ऑक्सीकरण किया जाएगा। जैसे आपके पास लकड़ी होती है, आपके पास गैस होती है, उससे आपको ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है? आप उसको जलाते हो तभी तो उससे ऊर्जा मिलती है। अरे जब तक हम लकड़ी को जलाएंगे नहीं, उसमें आग नहीं लगाएंगे तो उससे ऊर्जा अर्थात ऊष्मा कैसे निकलेगी? उसी प्रकार से ग्लूकोज में जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? उसके ऑक्सीकरण की आवश्यकता होगी। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है तो भाई ऑक्सीकरण के लिए किसकी जरूरत है? O2 की। O2 अर्थात ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। और यही ऑक्सीजन है यह हमें किससे प्राप्त होती है? रक्त से प्राप्त होती है। और रक्त कहां से लाता है? फेफड़ों से। रक्त कहां से लाता है? फेफड़ों से। और फेफड़े कहां से लेते हैं? वो वायु से लेते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके बाद में जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाता है तो इससे कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2। और इस CO2 गैस को वापस रक्त में डाल दिया जाता है और रक्त में डालने के बाद ये जाते हैं फेफड़ों तक और फेफड़ों के बाद में ये फेफड़ों से कहां निकल जाती है? बाहर। तो इस प्रकार से वास्तव में जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां पर उससे ऊर्जा निकल रही है, वो कहां पर होता है? कोशिका में होता है।
और कोशिका में जो हमारे पचित भोज्य पदार्थ है, मुख्य रूप से ग्लूकोज, उसके ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मुक्त करने की इसी प्रक्रिया को हम वास्तविक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, या इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। लेकिन कोशिकीय श्वसन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और साथ में अपशिष्ट के रूप में क्या मुक्त होता है? CO2। तो वो ऑक्सीजन हम किसके द्वारा लेते हैं? एक तंत्र के द्वारा ली जाती है, और जो तंत्र इस ऑक्सीजन को लेने में और इस CO2 को बाहर निकालने में सहायता करता है, वह आपका क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि हम ऑक्सीजन अंदर क्यों लेते हैं और CO2 को बाहर क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में वो ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें कहां पड़ती है? कोशिका में ही पड़ती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। वास्तव में तो श्वसन यहीं पर हो रहा है, वो तो केवल हमारी श्वास लेने की और श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हो गया है सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। लेकिन उस ऑक्सीजन की वास्तविक जरूरत कहां पर है? कोशिका। अब देखो, ये ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, उसमें काम में आता है हमारा श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? भाई कोई भी तंत्र होता है वो अंगों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर यह पाया जाता है नाक। क्या पाया जाता है? नाक। और नाक है वो छिद्र के द्वारा यहां अंदर की तरफ एक गुहा में खुलता है। ये पूरी की पूरी एक गुहा है, और इस गुहा को हम क्या कहते हैं? नासा गुहा। क्या कहते हैं भाई? नासा गुहा कहते हैं। तो हमारा जो श्वसन तंत्र प्रारंभ होता है वो कहां से प्रारंभ होता है? वो प्रारंभ होता है हमारा नाक और नासा गुहा से। नाक और नासा गुहा से। इसके बाद में यहां पर एक अंग आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी, अर्थात फेरिंग्स। और ये ग्रसनी होती हैं, ये आपके पाचन तंत्र में और श्वसन तंत्र में दोनों में एक कॉमन अंग होता है, दोनों में ही काम में आता है। इसके बाद में हमारे गले के अंदर क्या पाया जाता है? हमारे कंठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? कंठ, जिसे हम क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। इसके बाद में ये श्वास की नली होती है। क्या होती है? श्वास नली। श्वास नली होती है, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। और इसके बाद में ये दो थैलीनुमा क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं, अर्थात लंग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा देखें तो ये नीचे की तरफ एक झिल्ली नुमा एक संरचना है, एक पर्दा है, जो आपकी हमारी जो वक्ष गुहा होती है, जहां पर ये फेफड़े पाए जाते हैं, उसको और नीचे की उदर गुहा को क्या करता है? अलग करता है। और इस पट्ट को हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डायफ्राम या तनुपट। क्या कहते हैं? तनुपट। तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, यह आपको यहां पर बताया है। फिर नाक और नासा गुहा हो गई, फिर ग्रसनी होगी, फिर कंठ हो गए, फिर श्वास नली होगी, और फिर सबसे मुख्य अंग फेफड़े हो गए। और इसके अलावा जो आपकी वक्ष गुहा को और इसको अलग करने का कार्य कर रहा है, वो कौन कर रहा है? डायफ्राम। और ये डायफ्राम होता है हमारे श्वसन में, अर्थात श्वास को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब जब हमने ये सब कुछ देख लिए हैं कि कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, हम प्रत्येक अंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत करेंगे नाक से, और उसके बाद में नासा गुहा से। तो यहां से हम देखते हैं भाई, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? नाक व नासा गुहा। देखो भाई,
जो श्वसन तंत्र प्रारंभ होता है ये दो छिद्रों से प्रारंभ होता है, और ये जो दो छिद्र होते हैं इन्हें हम नासा छिद्र कहते हैं। और ये कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। तो नासा छिद्र होते हैं वो कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी नासा छिद्र हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो नासा छिद्र हैं ये कहां पर खुलते हैं? नासा गुहा के अंदर खुलते हैं। किसके अंदर खुलते हैं? नासा गुहा में खुलते हैं। एक खाली जगह है जहां पर जाकर ये खुल रहे हैं। अब जो ये नासा गुहा होती है, ध्यान से देखो, ये नासा गुहा होती है, इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो एकदम चिपचिपी सी होती है। कैसी होती है? चिपचिपी। और इसके अलावा इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बाल भी पाए जाते हैं। किसमें? नासा गुहा में। और ये दोनों चीजें, एक तो इसका जो चिपचिपापन है और इसके साथ साथ में इसके अंदर जो बाल हैं, और उन बालों को हम क्या कहते हैं? नासा रोम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नासा रोम, जो किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? नासा गुहा में। देखो भाई क्या है, जो नासा गुहा है, ये नासा गुहा होती है, इसकी आंतरिक सतह है। इस नासा गुहा की आंतरिक जो सतह होती है कैसी होती है? चिपचिपी। और ये चिपचिपी क्यों होती है? क्योंकि इसके द्वारा, आंतरिक सतह के द्वारा क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा, जो इसको चिकना बनाए रखता है। इसके अलावा ये जो नासा गुहा होती है इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बाल। और इन बालों को हम क्या कहते हैं? नासा रोम कहते हैं। रोम का मतलब क्या होता है? बाल। जैसे कई बार बोलते नहीं है मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, अर्थात शरीर के सारे बाल क्या हो गए? खड़े। जैसे डर की कोई स्थिति होती है उस समय ऐसा होता है। तो नासा गुहा में क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, जिन्हें हम नासा रोम कहते हैं। ये दोनों चीजें ध्यान से सुनो, ये नासा रोम और ये श्लेष्मा है, ये हमारी जो वायु है, वायु को क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं। क्या करते हैं? स्वच्छ करते हैं। भाई जैसे वायु है, और ये वायु है, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रदूषक होते हैं, बहुत सारे धूल के कण होते हैं। और आजकल की स्थिति के अनुसार तो हमारी जो वायु है वो इतनी प्रदूषित है कि उसमें धूल के कण, धुआं के कण ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं। जब ये वायु हमारे नाक के द्वारा अंदर जाती है तो प्रकृति ने पहले से इसको फिल्टर करने की सुविधा दी है। आजकल तो हम एयर फिल्टर वगैरह लगाने लगे हैं, लेकिन प्रकृति ने पहले से सुविधा दी है इसको फिल्टर करने की। कैसे? कि हवा जैसे ही अंदर जाएगी तो एक तो जो इसकी आंतरिक सतह है वो कैसी है? चिपचिपी। तो जो धूल के कण, कोई मिट्टी का कण हो गया, कोई धुआं का कण हो गया, ये इससे क्या हो जाता है? चिपक जाता है। साथ साथ में इसके जो ये बाल होते हैं ये भी उनको क्या करते हैं? अंदर जाने से रोकते हैं। उन धूल के कणों को अंदर जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो ये वायु को क्या करते हैं? स्वच्छ। और स्वच्छ करते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। प्रतिरक्षा में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे नेचुरल एयर फिल्टर हैं भाई। कैसे हैं? नेचुरल एयर फिल्टर, हवा को साफ करने वाले। अब देखो यहां पर एक हम बात करेंगे कि जो मुख है ये हमारे श्वसन में भी काम में आता है। किस में काम में आता है? श्वसन में। हालांकि मुख होता है ये मुख्य रूप से कौन सा अंग है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र। लेकिन हम कई बार क्या होते हैं, मुख के द्वारा भी क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। कब लेते हैं वो तो अलग कंडीशन है, कि जब कोई जुकाम हो जाता है, हमारे नाक एकदम बंद हो जाते हैं, श्लेष्मा ज्यादा स्रावित हो रहा है, अब सांस ठीक प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं, तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि मुख के द्वारा श्वास लेते हैं। इस कारण से जो मुख होता है ये श्वसन में भी काम आता है, काम आता है। और इसी कारण से मुख को हमें द्वितीयक श्वसन अंग कहते हैं। मुख को क्या कहते हैं? द्वितीयक श्वसन अंग। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, एक तो जो वायु हम नाक के द्वारा लेंगे
और एक जो वायु हम मुख के द्वारा लेंगे, इन दोनों में अंतर होगा भाई, क्योंकि नाक के द्वारा जो वायु लेंगे वो कैसी हो जाएगी, साफ। लेकिन मुख के अंदर ऐसी कोई रोम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, इस कारण वो वायु होती है वो उतनी स्वच्छ नहीं हो पाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हमने नाक और उसके बाद में नासागुआ, और द्वितीय श्वसन अंग के रूप में हमने किसको देखा है, मुख को देखा है। अब इसके बाद में, लेकिन एक बात और देख लो भाई, मुख में वो बात लिख ही देता हूं कि वायु नाक द्वारा ली गई वायु की तुलना में कम स्वच्छ होती हैं, स्वच्छ होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो अंग देखेंगे, किसका, श्वसन तंत्र का। हालांकि ये अंग है आपको पाचन तंत्र के अंतर्गत पूरा पढ़ाया था, तो एकदम शॉर्ट में इसको यहां पर देख लेते हैं। और वो अंग है हमारा ग्रसनी। कौन सा अंग है, ग्रसनी। फेरिंग्स। अब ये जो अंग है ध्यान से देखो भाई, क्या है, ग्रसनी होता है, ये एक त्रिकोणीय त्रिभुजाकार आकृति का क्या होता है, अंग। और यह हमारे पाचन तंत्र में और श्वसन तंत्र में दोनों में ही क्या होता है, अपनी भूमिका निभाता है। दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन अंग होता है। ये जो अंग है इसके कितने हिस्से होते हैं, 3। एक होता है हमारा क्या, नासाग्रसनी, जो नासा गुहा के पीछे का हिस्सा होता है। एक होता है मुख ग्रसनी, जो मुख गुहा के पीछे का हिस्सा होता है। और एक होता है अधोग्रसनी, या जिसे बोलते हैं कंठ ग्रसनी, जो इन दोनों के नीचे कंठ के पास पाया जाता है। यदि हम डायग्राम देखें तो ये देख सकते हो भाई कि जो हमारा फेरिंग्स होता है कि इसके कितने हिस्से होते हैं, 3। कितने हिस्से होते हैं, 3। और वो हिस्से कौन कौन से होते हैं भाई, देखो, नासा गुहा के पीछे की तरफ होता है उसे बोलते हैं नासाग्रसनी अर्थात नेजोफेरिंग्स। जो मुख गुहा के पीछे की तरफ होता है उसे बोलते हैं मुखग्रसनी, उसे क्या कहते हैं, मुखग्रसनी अर्थात ओरोफेरिंग्स। और जो इन दोनों के नीचे की तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं, अधोग्रसनी। अधोग्रसनी, या फिर इसे क्या बोलते हैं हमें, कंठ ग्रसनी। तो इस प्रकार से आपके ग्रसनी के कितने हिस्से पाए जाते हैं, 3 हिस्से पाए जाते हैं। यहां पर देख सकते हो ये नासा गुहा है, और इसके बाद में ये आपका फेरिंग्स अर्थात ग्रसनी है, जिसके 3 हिस्से हैं। ये पीला वाला हिस्सा है, ये आपके नासा गुहा के पीछे की तरफ है, इस कारण इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी। ये हरे वाले रंग वाला है, ये आपका हो गया मुख ग्रसनी। और ये जो नीले रंग का है इसे हम क्या बोलते हैं, कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी कहते हैं। इसके बाद में देखो भाई, ग्रसनी के बाद में, ग्रसनी के बाद में हमारा क्या पाया जाता है, कंठ, जिसे हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेरिंग्स। देखो कंठ क्या है, हमारा जो श्वास नली है और ग्रसनी है, श्वास नली और ग्रसनी। जैसे ये है आपकी क्या, यहां पर आपको दिख रही है, ये है श्वास नली। ये पीछे की तरफ तो आपको पता ही है खाने वाली नली होती है, अभी हम उसको नहीं देखेंगे। ये है हमारी श्वास नली, और ये हमारा कौन सा हिस्सा होता है, फेरिंग्स वाला, अर्थात कौन सा हिस्सा हो गया, ग्रसनी। इसके बीच में यहां पर एक बक्सेनुमा संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है, एक बक्सेनुमा। किस किस के बीच में, श्वास नली और ग्रसनी के बीच में। और उस बक्सेनुमा संरचना को तो आप क्या लिख सकते हो कि ग्रसनी व श्वास नली के बीच
नली के बीच में बक्सेनुमा संरचना होती है, एक बक्सेनुमा संरचना पाई जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। और जो ये कंठ होता है, इस कंठ का जो छिद्र है, क्या होता है, छिद्र। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस। जो हमारे कंठ का ऊपर का जो छिद्र है, जो आपकी ग्रसनी में खुलता है, उसे क्या कहा जाता है, ग्लोटिस। ध्यान से सुनना, इस ग्लोटिस को ढकने के लिए, इस ग्लोटिस को बंद करने के लिए क्या पाया जाता है, एक ही ढक्कन। क्या पाया जाता है, एक ढक्कन, जिसे हम क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपी। एपी का मतलब होता है ऊपर और ग्लोटिस का मतलब ये छिद्र, अर्थात ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना है, एक पल्ले नुमा संरचना है, जिसे क्या कहा जाता है, एपीग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहा जाता है। और जब आपको पाचन तंत्र बताया था, उस दौरान भी बताया था कि ये जो एपीग्लोटिस होता है, ये हमें क्या सहायता करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी ग्रसनी में आता है। अब ग्रसनी तो दोनों के लिए कॉमन है, तो अब वो खाना है वो श्वास नली में ना जाए, बल्कि कहां पर जाए, हमारी ग्रास नली में जाए। इसलिए जो आपकी ग्लोटिस है या श्वास नली है, उसको बंद करने के लिए, जब आप खाना निगल रहे हो उस दौरान उसको बंद करने के लिए ये क्या करता है, कार्य करता है, उसको बंद कर देता है, जिससे कि आपका भोजन होता है वो कहां पर नहीं जाए, श्वास नली में नहीं जाए। तो ये ध्यान रखना, उस पल्ले नुमा संरचना को क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस। इसके अलावा और क्या चीज भाई, तो ये जो कंठ होते हैं, इस कंठ में हमारा क्या पाया जाता है, ध्वनि यंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ध्वनि यंत्र, अर्थात वोकल कॉर्ड पाया जाता है। और ये किसके अंदर होता है, कंठ में। देखो ये जो ध्वनि यंत्र है या जो बक्सेनुमा संरचना है, जिससे हमारी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से हम बोल पा रहे हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ जैसे तार नुमा संरचनाएं, कुछ पतली पतली झिल्ली नुमा क्या होती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, झिल्ली नुमा। और जब हमारी वायु फेफड़ों से बाहर की ओर आती है, ध्यान से सुनना, जब फेफड़ों से ये वायु बाहर की ओर आती है तो उस दौरान वो झिल्लियां होती हैं, वो क्या करती हैं, कंपन करती हैं। कौन सी झिल्लियां, जो आपकी ध्वनि यंत्र में पाई जाती हैं, वो झिल्ली में क्या होता है, कंपन। और जैसे ही कंपन होता है उससे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये ध्वनि उत्पन्न करने वाला ध्वनि यंत्र है, वो कहां पर है, हमारे कंठ में ही पाया जाता है। और इसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है या आवाज उत्पन्न होती है। और आवाज हमेशा जब हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, फेफड़ों से जो श्वास बाहर की ओर आती है, उस दौरान ही निकलती है। क्योंकि उस दौरान हमारे फेफड़ों से जैसे ही वायु बाहर की ओर आती है, तो इस ध्वनि यंत्र में उपस्थित जो झिल्लियां होती हैं, इन झिल्लियों में क्या होने लग जाता है, कंपन होने लग जाता है। और उसी से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने ग्रसनी को भी देख लिया और उसके बाद में किसको देख लिया है, कंठ को भी देख लिया है। अब इसके बाद में श्वसन तंत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो श्वसन तंत्र में अब कौन सा अंग आ जाएगा भाई, अब आ जाएगा हमारी श्वास नली। कौन सी नली, श्वास नली। और श्वास नली को क्या कहा जाता है, ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। कैसी होती है भाई ये श्वास नली, जैसे ये कंठ था और कंठ के बाद में ऐसी नलीनुमा संरचना है। कैसी है, नलीनुमा। आगे जाकर ये नलीनुमा संरचना होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये दोनों भाग होते हैं आपके किसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो नली है इसे हम क्या बोलते हैं, श्वास नली कहते हैं। जब श्वास नली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी
इसे क्या कह देते हैं? श्वसनी। ये जो श्वास नली होती है, ये इसके अंदर आपके क्या होते हैं? कुछ उपास्थियों से बने हुए छल्ले होते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपास्थि से निर्मित क्या पाए जाते हैं? छल्ले। जैसे बहुत सारे जो छल्ले होते हैं किससे बने होते हैं? उपास्थि से। और ये उपास्थि से बने छल्ले होते हैं, ये किस आकार के दिखाई देते हैं? ध्यान से सुनना, सी आकार के दिखाई देते हैं। किस आकार के दिखाई देते हैं? सी आकार की दिखाई देते हैं। ये जो छल्ले होते हैं जो आपकी श्वास नली में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? इस श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं। देखो, जब हम श्वास को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो हमारे फेफड़ों से जैसे ही श्वास बाहर की ओर आएगी, वैसे ही आपकी क्या होगी? अंदर वायुदाब क्या हो जाएगा? कम। भाई हवा कम हो गई तो वायुदाब क्या हो गया? कम। और जैसे ही वायुदाब कम हुआ, तो जैसे आप बोतल के अंदर से हवा निकालते हो, तो जैसे ही बोतल के अंदर से हवा निकलती है तो वो पिचक सकती है ना, वो पिचक जाती है। वैसे ही यदि हमारे फेफड़ों से हवा बाहर निकली तो हमारी श्वास नली पिचक सकती है। उसको पिचकने से रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं? इसमें सी आकार के उपास्थि से बने हुए क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखना है कि श्वास नली होती है, ये जो श्वास नली, ये क्या होती है? आपकी कहां से प्रारंभ होती है? कंठ से। कहां तक जाती है? तो ये आपकी फेफड़ों तक जाती है। कहां तक जाती है? फेफड़ों तक। श्वास नली जो आपके फेफड़ों में जाकर कितने भागों में? 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। और इन 2 भागों को फिर हम क्या बोल देते हैं? श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी। ये 2 भागों में जहां पर विभाजित होती है, ध्यान से सुनना, कौन से स्तर तक जाएगी? कहां तक जाएगी? तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? हड्डियां, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कशेरुका। क्या कहते हैं? कशेरुका। इन कशेरुकाओं में से 8 जो कशेरुकाएं होती हैं वो तो आपकी पाई जाती हैं गर्दन में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुका। और 12 होते हैं वो आपके कहां पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपकी वक्ष गुहा के पास, क्योंकि 12 पसलियां होती हैं, तो इनको बोलते हैं हम वक्ष कशेरुका। तो हमारी जो 5वें नंबर की वक्ष कशेरुका है, कौन से नंबर की? 5वें नंबर की वक्ष कशेरुका। पांचवें नंबर की वक्ष कशेरुका। और इनको हम बोल सकते हैं 5T। टी का मतलब हो गया है थोरेसिक। तो 5वें नंबर की जो थोरेसिक आपकी वर्टिब्रा होती है, उस स्तर पर जाकर ये क्या होती है? 2 भागों के अंतर्गत डिवाइड होती है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो श्वास नली होती है कौन से स्तर पर जाकर 2 हिस्सों में डिवाइड होती है या श्वसनी में विभाजित होती है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि श्वास नली होती है, इस श्वास नली में सी आकार के, कौन से आकार के? सी आकार के उपास्थि से बने हुए, किससे? उपास्थि। और जो उपास्थि पाई जाती है वो होती है हाइलीन। कौन सी उपास्थि? हाइलीन उपास्थि से बने हुए क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छल्ले। और ये जो छल्ले होते हैं, ध्यान से सुनो, ये छल्ले श्वास नली को पिचकने से, किससे? पिचकने से बचाते हैं। भाई कब पिचक सकती है? जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वायुदाब कम हो गया, उस दौरान उसको पिचकने से क्या करते हैं? बचाते हैं। अब देखो, हमने श्वास नली पढ़ ली। अब इस श्वास नली के अंदर की ओर, श्वास नली में आंतरिक सतह पर, कौन सी सतह पर? आंतरिक सतह। इस आंतरिक सतह पर
छोटे 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 क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया, जिन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? पक्षमाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षमाभ। देखो, प्रकृति ने तो हमें स्वस्थ रहने के लिए सारी चीजें दी हैं। प्रकृति ने जैसे नाक में क्या दिए हैं? हमारी चिपचिपी सतह दी, रोम दिए, जिससे कि वायु क्या हो सके? फिल्टर हो सके। इसके बाद में वो वायु अंदर जाती है और फिर भी कोई धूल का कण रह जाता है तो श्वास नली में क्या पाए जाते हैं? फिर पक्षमाभ अर्थात सीलिया पाए जाते हैं। और ये पक्षमाभ होते हैं, कैसे होते हैं? देखो, जैसे मान लो ये श्वास नली है और इस श्वास नली में ऐसे छोटे छोटे पतले पतले बाल जैसी क्या है? संरचनाएं हैं। ऐसे इसकी आंतरिक सतह पर ऐसी क्या है? बाल बाल की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? पक्षमाभ। अब जैसे मान लो कोई धूल का कण है और ये धूल का कण वायु के अंदर, वायु के साथ कहां जा रहा है? नीचे की ओर, वायु के साथ फेफड़ों में जा रहा है। तो ये पक्षमाभ क्या करते हैं? इनमें गति होती रहती है, ये हिलते रहते हैं। और कैसे हिलते रहते हैं? ऐसे ऊपर नीचे की तरफ हिलते हैं। जैसे हमारी श्वास नली है तो ये ऊपर की और नीचे की तरफ ऐसे हिलते रहते हैं। अब जब ये हिलते हैं तो ये जो धूल के कण होते हैं इनको किस ओर धकेलते हैं? ऊपर की ओर धकेलते हैं। धूल के कणों को और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किस ओर धकेलते हैं? ऊपर की ओर, जिससे कि वो धूल के कण हमारे फेफड़ों में नहीं जाएं, क्योंकि फेफड़ों में चले गए उसके बाद में उनको निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्रकृति ने तो अंदर जाने के बाद भी सुविधा दी है, लेकिन फिर भी प्रकृति ने हर स्तर पर क्या दी है? हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या दी है? सुरक्षा प्रदान की है और इसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, इस श्वास नली में क्या पाए जाते हैं? पक्षमाभ पाए जाते हैं और ये भी हमें क्या प्रदान करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, वायु को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। इस कारण मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, इस श्वसन तंत्र में वायु को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने का सिस्टम पाया जाता है। नाक में चिपचिपी सतह और नासारोम में पाए जाते हैं, जो धूल और जो धुआं के कण होते हैं उनको अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। इसके अलावा जो हमारी श्वास नली होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं और ये सीलिया होते हैं इन धूल के कणों को वापस क्या करते हैं? बाहर की ओर निकालने में मदद करते हैं। और जब ये बाहर की तरफ आ जाते हैं तो इसको या तो आप निगल लो और या फिर उगल दो, बाकी आपकी मर्जी है भाई उसको आप निगलते हो कि उगलते हो। लेकिन प्रकृति ने आपको क्या दिया है? फिल्टर का सिस्टम दिया है। यह किसके बारे में था? हमारे श्वास नली के बारे में। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जैसे हमने नासा छिद्र और नासा गुहा पढ़ा, उसके बाद में ग्रसनी पढ़ा, उसके बाद में हमने कंठ पढ़े और उसके बाद में हमने क्या पढ़ी? श्वास नली। ये जो कंप्लीट है, इन कंप्लीट को हम एक नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र। इनको क्या कहा जाता है? ऊपरी श्वसन तंत्र कहा जाता है। और जो फेफड़े होते हैं इसे कहा जाता है निचला श्वसन तंत्र। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या क्या आ गए? नाक, नासागुहा, नाक और नासागुहा। इसके अलावा क्या आ गई? ग्रसनी। इसके अलावा क्या आ गई? कंठ। और इसके अलावा क्या आ गए हैं? आपकी श्वास नली। क्या आ गई है? श्वास नली। तो ये सारे के सारे आपके क्या बनाते हैं? ऊपरी श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यह था हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र और जिसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।